नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। और इस बार की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है बार काउंसिल के इलेक्शन, जो हमारी अभी चर्चाएं आगे और चलेंगी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं अभिषेक गोयल जी, जो बार काउंसिल के लिए चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और काफी जोर शोर से लगे पड़े हैं। इनसे बार काउंसिल को लेकर ही बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत सी ऐसी पुराने या नए लोगों को कहने की उनकी नाराजगी है जिनका कोई हल नहीं निकलता। उनको हर बार ये उम्मीद होती है कि हमारा नया जो मेंबर आएगा वो हमारे बारे में सोचेगा। तो आइए अब इनसे बात करते हैं अभिषेक जी से और जानते हैं इनकी क्या सोच रखती है बार काउंसिल के इलेक्शन को लेकर। सो वेलकम सर, आपका चैनल पर आने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गोयल है और मैं बार काउंसिल की इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। सीरियल नंबर 98 है और मैं कुछ विजन्स लेकर आपके सामने आया हूँ, तो उन विजन्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे बड़ा पहले सवाल यही होता है कि आप एक वकील हैं और वकालत आपने किस तरह से शुरू की थी? ये पहले से ही डिसाइड था या कोई फैमिली की तरफ से था? मेरे फादर साहब 1981 से इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको अक्सर मेहनत करते देखता था, कोर्ट में अपीयर होते उनके साथ भी मैं जाता था। तो मुझे मेरी जो मोटिवेशन है वो उन्हीं से मिली है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के फुट स्टेप्स में मैं आगे चल रहा हूँ। और मैं देखता था कि कैसे इस प्रोफेशन के थ्रू हम एक समाज में जो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं, तो मुझे उनसे ये मोटिवेशन मिली। तो आपकी जो प्रेरणा है वो परिवार से ही है कि आप अपने कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो काफी बदलाव ला सकते हैं आप इसी का भी। तो इसमें हम अगर बातचीत शुरू करें तो सबसे पहला वही होता है, लोगों की इच्छाएं होती हैं। तो आप जीतने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ, वो है हमारी एक सेफ एनवायरनमेंट के बारे में, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। इस मुहिम को मैं बहुत लंबे समय से चलाता आ रहा हूँ। ये नहीं है कि भी अब मैं इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा हूँ और मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया है। इस इशू के ऊपर मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपको याद होगा, मेरठ में एक वकील साहब की इन द कोर्ट उनका मर्डर कर दिया था उनके क्लाइंट ने ही। उसके ऊपर पूरे इंडिया के अंदर रोष हुआ, स्ट्राइक्स हुई, एफआईआर हुई, पर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तो उस कारण से मुझे एक मोटिवेशन मिली कि मुझे भी अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लॉयर्स के लिए कुछ करना चाहिए। इस बात के लिए मैंने एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मुहिम चलाई। मैं लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया किरण रिजिजू साहब, खट्टर साहब जब सीएम ऑफ हरियाणा थे, और हमारे पंजाब के भगवंत मान साहब सीएम साहब, उनको भी मैं मिला और उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी कि एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे स्टेट में आना चाहिए। पहले मैंने लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहा कि एक सेंट्रल लेवल, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहा कि एक सेंट्रल लेवल के ऊपर एक ये एनेक्टमेंट होनी चाहिए। इन्हीं लॉ को ही अगर हम देखते हैं, प्रोटेक्शन को देखते हैं, तो अभी क्या होता है कि जो नए वकील होते हैं, अभी नई नई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियां आती हैं। आपने देखा ही होगा शुरुआती दौर में किस तरह से रहता है। तो मेरा सवाल उनसे ही जुड़ा हुआ है कि जो अभी 5 साल की जो वकालत कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए वो भी अपना एक अच्छा भविष्य सोचते हैं वहाँ बैठ बार में बैठ के, तो उनके लिए आप क्या क्या स्टेप उठाएंगे जिनसे मतलब कि उन्हें जो कोई परेशानियां होती भी थी वो अब ना हो? देखिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमें हमें पता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 3 इयर्स तक जो नए बच्चे आए हैं, 3 इयर्स तक उनको बार कर दिया है। दे कैन नॉट अपीयर इन द जुडिशियल एग्जामिनेशंस, दे हैव टू पुट इन 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। हम और सारे प्रोफेशंस में देखते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे और कोई भी प्रोफेशन है, उसके अंदर इमीडिएट रेम्यूनरेशन की प्रोविजन है। कुछ ना कुछ, चाहे वो मंथली 2 लाख 3 लाख कुछ पैकेज शुरू हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे प्रोफेशन के अंदर हम देखते हैं बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 1 साल 2 साल का वक्त भी लग जाता है और इमीडिएट कोई रेम्यूनरेशन नहीं है। इन सारी
जो डिफ़िकल्टीज़ को जो नए बच्चे फेस कर रहे हैं, उस कारण से नए बच्चे और एवोकेशन की तरफ और अदारों की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो गैप है 1 साल 2 साल का गैप, वो फिल करने के लिए बार काउंसिल को चाहिए कि कोई स्टाइपेंड की प्रोविज़न लेकर आएँ, ताकि बच्चे अपने जब तक अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनको एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे बार काउंसिल प्रोवाइड करे। वो 10,000 रुपीज़ जो मेरा विचार है, बार काउंसिल को प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद धीरे-धीरे बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और वो जो टैलेंट है जो बाहर जा रहा है, वो हमारे प्रोफ़ेशन के अंदर ही रहे। मैं और इसी भी एक इश्यू है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि एक नए बच्चे को एस्टैब्लिश करने के लिए एक ऑफ़िस का सेटअप चाहिए। एक बहुत कैबिन जैसे होता है। नॉर्मल सी बात है, उनको एक केबिन भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर भी चाहिए, फिर उनको प्रिंटर भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो बार काउंसिल को चाहिए कि एक इनिशियल फ़ेज़ के अंदर जो चैम्बर अपना एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पे कुछ प्रोविज़न होनी चाहिए, ताकि वो विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो और एक अपना चैम्बर सेटअप कर लें। मैं इसी में एक सवाल जोड़ रहा था कि जैसे बार काउंसिल में जो फंडिंग वगैरह होती है, वो उसी को उसको संभालना भी बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उस फंड को लेकर आप क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस तरह का रहेगा ये? देखिए, बार काउंसिल के अंदर जो फंड आता है, उसको अगर हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि बार काउंसिल एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो लॉयर्स की वेलफेयर के लिए ही बनी हुई है। तो जो वो फंड आता है, उसको बहुत सारी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पहले अभी मैंने बताया, वो स्टाइपेंड के तौर पर नए बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द लॉयर्स फॉर सेटिंग अप देयर चैम्बर्स, वो हो सकता है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ के तौर पर भी बहुत सारी स्कीम्स आनी चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि मेडिकल जो प्रीमियम होता है मेडिकल इंश्योरेंस का, वो एनुअल प्रीमियम अगर हम फैमिली प्लान लेते हैं 20-25,000 पर एनम होता है उसका। ये बार काउंसिल को चाहिए कि एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर लेके आएँ और कंपल्सरी मैंडेटरी इंश्योरेंस सारे लॉयर्स की होनी चाहिए। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार काउंसिल एक स्कीम्स के तौर पर लेके आ सकता है। वो फंड्स जो बार काउंसिल के पास आते हैं, वो इस तरह से यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही छोटी उम्र से लेकर काफ़ी बड़ी उम्र तक की महिलाएं भी होती हैं जो वकालत करने आती हैं, और कई बार वो फेस करती हैं कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे आसपास के लोग होते हैं जो उन्हें कुछ अपनी नज़र से ठीक से नहीं देखते हैं, वहाँ पे उनको सिक्योर फील नहीं होता है। तो महिलाओं के लिए आपके क्या विचार रहेंगे, वहाँ पे किस तरह से प्रोटेक्शन रहेगा? पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 30% रिजर्वेशन की है महिलाओं के लिए, वो एक बहुत ही कमेंडेबल स्टेप है इंक्लूसिविटी का, कि महिलाएं भी अपना इस प्रोफेशन के अंदर योगदान देंगी। और अब बात रही उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग, अब हम बार काउंसिल के देखते हैं, बार एसोसिएशंस में देखते हैं कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर एक सेपरेट बार रूम है, लेडीज़ बार रूम जिसके नाम पे है। और इसी तरह से इसी तर्ज पे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी या कोई भी हर कोर्ट के अंदर एक सेपरेट बार रूम होना चाहिए। उसके बाद एक उनके लिए मैटरनिटी की लीव्स की या उनकी सपोर्ट सिस्टम की प्रोविज़न होनी चाहिए। कमेटीज़ के अंदर उनकी इंक्लूजन होनी चाहिए। हालांकि अब इस रिजर्वेशन के बाद ये सब बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उनकी इस प्रोफेशन के साथ इंक्लूसिविटी बनेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बस अब आप फटाफट इलेक्शन जीते और जो ये समस्याएं हैं, बार हो, चाहे फंडिंग की हो, चाहे कोर्ट की किसी भी समस्या को, वो आप वो हल करेंगे। लेकिन फिर भी सवाल कई लोग फिर भी खड़ा कर देते हैं, आरोप ये लगा देते हैं कि जो बार काउंसिल होता है, जब कोई अपनी एक सीट पे बैठ जाता है, उसके बाद वो भूल जाता है और बार काउंसिल जो है दूसरों का देख रेख नहीं करता, आरोप लगते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इश्यूज तो मैं बहुत सुनने में आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं बहुत सारी बार इसमें घूम रहा हूँ और बहुत सारे लॉयर्स को मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। उसमें यही शिकायत आती है कि हमारी कोई भी इशू होते हैं उनका रेजोल्यूशन नहीं मिलता।
हमें 2-3 बारी या अपने होम बार से उठकर बार काउंसिल आते हैं, उसका रेजोल्यूशन नहीं मिलता। मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर मैं एज अ मेंबर बार काउंसिल बनता हूँ तो किसी बार मेंबर को बार काउंसिल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एप्लीकेशन बार काउंसिल के तौर से लॉन्च की जाएगी, तरफ से लॉन्च की जाएगी, जिसमें उसमें ग्रीवियंस के लिए भी एक फोल्डर अलग से बनेगा, जिसमें कोई भी किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर रजिस्टर करवा सकता है। किसी को कोई रिन्यूअल है वो वहाँ पर उसी विद द क्लिक ऑफ अ सिंगल बटन वो उनको मिल जाते हैं। कोई नोटरी की है या किसी भी तरह की एनओसी है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो जाएगा। और सेपरेट मैं एक और चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि एक चीज़ है कि भी बार काउंसिल में रूम्स नहीं अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बार काउंसिल इज़ फॉर द लॉयर्स। वो अपने शहर से उठ के किसी काम के लिए बार काउंसिल में आते हैं तो उनको रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है बार काउंसिल के अंदर। तो इस बात का सल्यूशन ये है कि पंजाब और हरियाणा के कोई जो भी लॉयर्स को कहीं पे भी अगर कोई ऑफिशियल वर्क के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट में या बार काउंसिल में आना है तो उनका एक कोटा निश्चित होना चाहिए, चाहे वो किसान भवन में हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हो, चाहे वो चंडीगढ़ यूटी गेस्ट हाउस में हो। एक 5% 10% कोटा वो लॉयर्स के लिए रूम्स का फिक्स होना चाहिए, ताकि उनको यहाँ पर आए तो उनको रहने की प्रॉब्लम ना हो। चलिए, हम पूरी कामना करते हैं कि आप जीतें और उस जीत से अपने ही नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ दायरा नहीं लिया है, औरों के लिए भी बातचीत की है, तो वो सब चीज़ें आप पूरी कर सकें। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक गोयल जी, जो आने वाले दिनों में बार काउंसिल के मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नंबर 98 है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के थ्रू अपने ही साथियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं इलेक्शन को लेके। मैं तो एक यही विजन के तौर पे अपने आप को लेकर आया हूँ। मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब मैंने बार काउंसिल के इलेक्शन के लड़ने के बारे में सोचा तो मैंने ये महसूस किया कि बार काउंसिल के इलेक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। 1961 के एक्ट में भी ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्थापित की गई थी, और हम सब बार काउंसिल का जो ओरिजिनल पर्पस था उसको रिस्टोर करने में मेरी मदद करें, ताकि जो विजन्स मैं लेकर आया हूँ, मेरे सारे विजन सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, उन विजन्स के ऊपर मैं काम कर सकूं। थैंक यू। तो बने रहे हैं NT24 न्यूज़ चैनल के साथ, और आगे अभिषेक जी और क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह से आगे ऊंचाइयां छुएंगे, ये सब हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहें NT24 न्यूज़ चैनल। विनय।